मन की गति न्यारी आई को उदास देखकर निधि समझ गई, फिर भी पास जाकर पूछा, क्या हुआ आई, उदास क्यों हो? बेटे की याद आ रही है। आई ने आंखों में झलक आए आंसुओं को छिपाते हुए जवाब दिया, अरे कुछ बात नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लगता है। निधि ने फिर जवाब दिया, आप चाहे लाख छिपाने की कोशिश करें पर आपके मन की व्यथा चेहरा बयां कर ही देता है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, लाख छुपाओ छिप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर चेहरा आंसुओं में डूब गया। थोड़ी देर में ही आई हिलकियां लेकर रोने लगी। आवेश में उनका पूरा शरीर हिल रहा था। कुछ देर रोने के बाद वे चुप हो गई। निधि भी चुपचाप बैठी रही। किसी के जख्मों को कुरेदना उसे भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि आई की व्यथा से वह अनजान नहीं है। उनकी तकलीफ भी बुढ़ापे में अकेलेपन की है। बेटा अपने परिवार के साथ कनाडा में बस गया है। शुरू में कुछ दिनों के लिए मां को भी ले गया था, पर विदेश में अजनबियों के बीच अधिक दिन नहीं रह पाई और लौट आई। आई और निधि का घर पास पास है। उनमें कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, परंतु मानवीयता का रिश्ता अवश्य है। वो भरसक कोशिश करती है कि उनकी व्यथा को कुछ कम कर सके, परंतु वो उनमें बेटे की जगह तो नहीं ले सकती है। बचपन से ही आई के घर उसका आना जाना बना हुआ है। शेखर दादा तब कॉलेज में पढ़ते थे और वह स्कूल की छात्र थी। जब भी कोई कठिनाई आती वो बेझिझक शेखर दादा के पास पहुंच जाती थी और उनसे अपने समाधान करके ही लौटती थी। उनके साथ नोकझोंक भी खूब चला करती थी। वे उसे अक्सर मजाक में छेड़ा करते थे और आई से कहते थे, देखना आई इसको दूल्हा बिल्कुल काला मिलेगा, जबकि उसका रंग बिल्कुल साफ था। इस बात से अक्सर वो चिढ़ जाया करती थी। आई उसे समझाया करती थी। कभी कभी उसे खुश करने के लिए दादा को डांट भी दिया करती थी, परंतु उसे इतनी समझ तो थी कि उसे बहलाने के लिए आई दिखावा कर रही है। दादा शहरपन चले गए, फिर तो जब कभी मुलाकात होती आते भी तो उनका अधिकतर वक्त यार दोस्तों में ही गुजरता। वो गुड़कर रह जाती। एक दिन विदेश चले गए। उस दिन वो खूब रोई थी, न जाने क्यों। बहुत दिनों तक अपने रोने का कारण खोजती रही, परंतु उत्तर नहीं मिला। बाद में ये सोचकर तसल्ली कर ली कि शायद आई के अकेले रह जाने का दुहक रहा होगा। आई से कुछ ऐसा आत्मीयता का तार जुड़ा है कि कई दफा सोचती है, उसका विवाह जब हो जाएगा तब तो ये शहर छोड़कर जाना होगा। क्या आई दूसरी बार बिछोह को झेल पाएंगी? कई दफा विवाह की चर्चा चलने पर वो माँ से कह देती है, आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप तो इसी शहर में अपनी तलाश जारी रखो। ये भी जानती है कि इंसान का मनचीता हमेशा नहीं होता है। आई एक विद्यालय में प्रधान अध्यापिका थी। पति भी सरकारी महकमे में एक अच्छे ओहदे पर थे। एक ही बेटा था जो मेधावी था, हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आया करता था। उसकी प्रगति देखकर फूले नहीं समाते थे। जितना उसने चाहा उसे पाया। विदेश जाने की अनुमति भी सहर्ष दे दी। सोचा था वहाँ से डिग्री लेकर लौट आएगा। बेटा विदेश क्या गया वहीं का होकर रह गया। जब इन दोनों ने विवाह करने के लिए जोर डालना शुरू किया तो एक दिन उसने बता दिया कि यहाँ वो अपनी मर्जी से शादी कर चुका है और फिलहाल वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। दिल के अरमान मन में ही घुट कर रह गए। फिर भी तसल्ली कर ली, चलो बेटा खुश रहे तो उसमें क्या हर्ज है। उसकी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहे जिए। एक ही फांस थी जो विचलित करती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में यूं अकेला छोड़ देगा। ऋतु आती है, बदलती भी है, पर उन दोनों की जिंदगी में जैसे पतझड़ स्थायी रूप से ठहर गया हो। बागों में खिलते हुए पुष्प अब उनमें कोई उल्लास नहीं भरते हैं। अब तो जीवन दवाइयों और नौकरों के बीच जैसे थम कर रह गया है। दोनों एक दूसरे के सहारे अपना बुढ़ापा काट रहे थे कि अचानक आई पर वज्रपात हुआ। उनके पति रात को जो सोए तो उठे हाँ नहीं। 2 दिन उनका शव बेटे के इंतजार में रखा रहा। बेटा आया भी और 3 दिन में ही उनकी सभी क्रिया निपटाकर चला गया। इससे अधिक उसके पास वक्त ही नहीं था। दोष उसका भी नहीं था। आज की भागम-भाग जिंदगी की रफ्तार ही कुछ ऐसी है। माँ को साथ ले जाने का आग्रह भी किया, परंतु जिस घर में उनके पति की यादें बसी हुई थी उसे छोड़कर जाने से उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। विदेश का परिवेश उनके अनुकूल नहीं था। उनका सब कुछ तो यही था। जाते जाते एक पुनीत कार्य अवश्य कर गया। 24 घंटे के लिए उनके लिए एक एजेंसी के मार्फत सेविका का इंतजाम कर गया। रुपए पैसे की तो कमी थी नहीं,
उनकी अपनी पेंशन थी, साथ ही पति की फैमिली पेंशन भी मिला करती थी। बुढ़ापे में खर्चा भी क्या रह जाता है। मुश्किल से 2 कौड़ हलक के नीचे उतरते हैं। केवल दवाइयों का खर्चा रह गया था। उनका अपना मकान था, पति ने बड़े चाव से बनवाया था, उतने ही चाव से उन्होंने सजाया था। अब तो उनका शरीर साथ नहीं देता। नौकरानी के भरोसे ही घर की साफ सफाई होती है और वो पूरे मनोयोग से करती भी है। एक टेबल पर फोटो फ्रेम रखा है जिसमें बेटा अपने परिवार के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस फोटो को वे बड़ी ही ममता से अपने आंचल से रोज पूछती हैं। अब यही तो उनकी दुनिया है। दिन रात उसे देखते हुए उनकी आंखें अक्सर भर आती हैं, जिन्हें वे सबसे छिपानी चाहती हैं, पर निधि उनकी इस मनोदशा की हमेशा साक्षी बनती है। उठकर उनके कंधे को थपथपा कर हमेशा कहती है, ये क्यों दुखी होती हो, हम सब भी तो तुम्हारे हैं। देखो मैं हूँ, सुलभा है, आसपास आपकी सहेलियाँ हैं, क्या हम सब आपके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आई आंचल से अपने आंसुओं को सुखा लेती है, फिर बरबस मुस्कुराते हुए कह उठती है, क्यों नहीं, अब तो तुम लोग ही मेरा परिवार हो। मेरा सुख दुख बांटने वाला अब यहाँ और कौन है। बेटा तो हजारों मील दूर बैठा है, मेरा तुम सब कितना ध्यान रखते हो। कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले तुम ही तो पास आओगे। आई के मुंह पर हाथ रखते हुए निधि बोल उठती है, आई ऐसा मत बोलो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभागे हैं आपके बेटा बहू जो आपके स्नेह और आशीर्वाद से वंचित है। दिन गुजरते जा रहे थे और जो आई पहले बड़े धैर्य से सह रही थी, लगता है अब उनमें नैराश्य भाव आ गया है। कुछ तो हुआ है जो आई को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। शायद बेटे से फोन पर कुछ बात हुई है जिसे वे बताना नहीं चाहती हैं। एक रोटी जो सुबह शाम खाती थी अब वह भी उनके हलक से नहीं उतरती है, लेकिन खाली पेट दवा भी नहीं खाई जा सकती है, इसलिए अनिच्छा से ही सही 2 कौड़ निगलने ही पड़ते हैं। निधि के जाते ही नौकरानी शिकायतों का अंबार लगा देती है। वो कभी आई को समझाती है, कभी क्रोधित भी होती है, जिससे आई चुपचाप सुन लेती है। विरोध की प्रवृत्ति जैसे समाप्त हो गई है। निधि को शेखर दादा पर बड़ा गुस्सा आता है। आई के सामने कह भी उठती है, इस बार आने दो शेखर दादा को, ऐसी खबर लूंगी कि नानी याद आ जाएगी। हमारी आई को दुखी करने का उन्हें किसने अधिकार दिया है। आई चुपचाप सुनती है, कुछ नहीं जवाब देती, कभी हल्के से मुस्कुरा देती है, कभी चुपचाप खिड़की की तरफ करवट ले लेती है। खिड़की से आसमान दिखता है जिसे चुपचाप निहारती रहती है। इस बार शेखर का आगमन हमेशा की तरह नहीं था। वे कुछ अपने मन में निश्चित करके आए थे। आई के दुहक का मूल कारण भी वही था। उस दिन निधि के बहुत कुरेदने पर आखिर आई की व्यथा आंसुओं के जरिए बह ही निकली। पता चला कि शेखर को रुपयों की जरूरत है, इसलिए वे चाहते हैं कि इस घर को बेच दिया जाए। आई चाहे तो उनके साथ कनाडा चले अथवा एक कमरे के घर में शिफ्ट हो जाएं। अकेले उनके और नौकरानी के लिए इतने बड़े घर की जरूरत भी क्या है। आई के दुहक का प्रमुख कारण यही है। वे कैसे उस घर को छोड़ दें जिसमें उनके पति की और शेखर के बचपन की यादें रची बसी हैं। शेखर उनके दुहक को क्यों नहीं समझना चाहता। वो अच्छी तरह जानता है कि बुढ़ापे में अपना देश छोड़कर वे हरगिज नहीं जाएंगी, फिर उनकी यादों को छीनने का उसे किसने अधिकार दिया है। शेखर से ज्यादा उसकी पत्नी का घर बेचने का प्रबल आग्रह है, जिस पर वो तत्काल अमल करना चाहता है। उसकी पत्नी तो कभी कभार ही इस घर में आई है, कभी कुछ समय रही होती तो उसे मोह होता, परंतु शेखर ने तो अपनी जिंदगी के कुछ वर्ष इस घर में गुजारे हैं, फिर वह कैसे वितरागी हो सकता है। आई नहीं जानती कि इस पीढ़ी के पास संवेदनाएं नहीं बची हैं। आज के लोग व्यवहारिक अधिक हो गए हैं। जहां स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो वहां ऐसी भावुकताएं काम नहीं आती। आई को कौन समझे। शेखर एक हफ्ते रुका रहा, आई को समझाने की कोशिश करता रहा, पर आई समझने को तैयार नहीं हुई। वे रो रो कर एक ही बात कहती रही, अब बेटा हमें कितने दिन जीवित रहना है, हमारे मरने के दूसरे दिन ही तुम ये घर बेच देना, हम तुम्हें रोकने नहीं आएंगे, पर हमारे जीते जी हमें हमारी इन दीवारों से वंचित मत करो, यहाँ से कहीं और जाकर हम जीते जी मर जाएंगे। शेखर नाराज होकर लौट गया, जाते जाते धमकी देकर गया कि अब कभी वापस नहीं लौटेगा। माँ ने रोकर पूछा, क्या हमारे मरने पर भी नहीं आओगे। बेटे ने रुखाई से जवाब दिया था, नहीं, यहाँ तुम्हारी फिक्र करने वाले बहुत से लोग हैं,
कहते हुए उसने निधि की ओर क्रोध से देखा था। उसका कारण यही था कि उसने भी शेखर को समझाने की कोशिश की थी और आई का पक्ष लिया था। उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं था। अपनी दृष्टि में वो सही थी। शेखर को गए 15 दिन ही गुजरे होंगे कि एक दिन सुबह जब निधि उनके घर गई तो देखा कि आई के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई थी। उनमें शायद अंतिम समय में बेटे को देखने की प्रतीक्षा थी। इन 15 दिनों में आई मन ही मन घुटती रही थी। उन्होंने सबसे बात बंद कर दी थी। खाना भी कभी कभी ही खाती थी। नौकरानी अक्सर शिकायत किया करती थी। निधि उन्हें समझाती रहती थी पर वे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती थी। आई के निधन की खबर जब बेटे को दी गई तो उसने बड़े ही निरपेक्ष भाव से उत्तर दे दिया था, इतनी जल्दी उसका आना संभव नहीं है। आप लोग उनका अंतिम संस्कार कर दें। जो भी खर्चा होगा वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। साल 6 महीने में जब मौका लगेगा तब आकर घर बेच जाएगा। मोहल्ले वाले इतने भी छोटी प्रवृत्ति के नहीं थे कि आई के संस्कार के पैसे लेते। सभी ने मिलकर उनके सभी अंतिम कार्य अपनी जिम्मेदारी समझकर किए। उठते बैठते बेटे की खुदगर्जी की चर्चा अवश्य होती। धीरे धीरे वह भी शांत हो गई पर निधि के जीवन में एक सूनापन आ गया। जब भी वो आई के घर की ओर देखती उसे आई की उदास खुली आंखें नजर आती। उसे लगता जैसे आई वहाँ न होकर भी अब भी वही है, अब भी अपने बेटे के इंतजार में है, जैसे कि वो आकर उनका तर्पण करेगा। मानव स्वभाव भी कितना विचित्र है, मरने तक भी एक झूठी उम्मीद में ही जीता रहता है।